जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी इस डेली की रीडिंग की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल को पिक करते हैं और अपनी रीडिंग को किस तरीके से, अपनी जो रीडिंग की स्किल है उसको किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। और अलग अलग जो एग्ज़ाम में रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। और साथ ही साथ वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज सैनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड मेनी मोर। तो इन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर और किस तरीके से अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, इस अप्रोच को हम थोड़ा सा रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स विच आर रिटन ओवर देयर. Reading is about read between the lines. When you are reading something, you should know that what is the holistic meaning of that particular sentence or that particular word and why that word has been used over there. So इस पर्पज़ से हम क्या करते हैं, इस क्लास को कंडक्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अपने आप को अगर आप अवेयर रखना चाहते हो दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनटू द नेशन और व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, तो उस पर्पज़ से भी ये हमारी क्लास बहुत ही अच्छी रहती है। इसमें हम थोड़े से एक टॉपिक के बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जैसे आज का ही जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू फूड, खाना जिसको आप हम सब बहुत हम सबकी ज़िंदगी का बहुत ही इसेंशियल हिस्सा होता है। इसके बिना जीना मुश्किल ही नहीं है, सर्वाइवल मुश्किल है ना। बिकॉज़ आज के टाइम पे जितने भी इंसान हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली उनका पर्पस होता है दैट हमें हमें एटलीस्ट हमें फूड की कमी ना हो। बिकॉज़ जब फूड हमें मिलती है तो हम बाकी सारी चीज़ों में भी क्या कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को ले करके आते हैं। तो फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट या एसेंशियल कमोडिटी हो जाता है। हम और आप तो ठीक हैं कि वी गेट अ वेरी नाइस फूड, है ना। और हमारा जो ये फूड है इंडिया के अंदर, अगर हम स्पेशली बात करें तो जो हमारा फूड होता है वो हमारे रिलीजन, है ना, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सब से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो हमारे लिए फूड सिर्फ पेट भरने का एक साधन ही नहीं है, और भी बहुत हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं बहुत सारे फूड। अगर बिहार की हम जिक्र करें तो ना, बाटी चोखा इज़ वेरी फेमस इन बिहार। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग अपने अलग अलग एरियाज़ और रीजन्स के अपने अलग अलग फूड पैटर्न्स होते हैं और इंडिविजुअल चॉइस होता है ये फूड जो होता है। ठीक है, तो आखिर क्या है, अभी इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि जो आर्टिकल का टाइटल है दैट इज जस्टिस इन फूड, यानी फूड के अंदर जस्टिस की बात कर रहे हैं। क्या हो गया भाई कि जो जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो हम अभी देखेंगे। बट उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि देखते हैं कि फूड का रिलेशन क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से होता है ना, कि फूड किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है। वहाँ पे बारिश का होना, ठंडी, गर्मी, सर्दी का होना, सबका एक टाइम फिक्स होता है। बट जब उस लंबे टाइम का जो वेदर पैटर्न है ना, उसमें अगर चेंजेस आने लगते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। ये क्यों होता है, तो एज वी ऑल नो, ग्रीन हाउस गैसेज, है ना, ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज गैसेज जो कि सन से जो लाइट आती है अर्थ के ऊपर, सनलाइट जो आती है अर्थ पे, उसको वो ट्रैप करने का काम करती हैं। और ट्रैप करने से क्या होता है, तो जो एक एक टेम्परेचर, हमारा एवरेज टेम्परेचर बना हुआ रहना चाहिए अर्थ के सरफेस का, वो कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन हो रही है। तो ये क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उसको रिटेन करके रख लेते हैं, उसको पकड़ करके रख लेते हैं और उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। जिससे क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनमें नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस शामिल हैं। तो क्या है आखिर फूड और इसका क्लाइमेट चेंज से रिलेशन, थोड़ा सा देखते हैं। फूड सिस्टम का मतलब कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्शन, यानी जिसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन बनाने से लेकर के प्रोसेस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ ही साथ कंज्यूम करना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा फूड सिस्टम है। आर अमंग द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, वो उन बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर यानी में से एक है टू ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, यानी ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन होता है उनके बड़े बड़े जो कंट्रीब्यूटर हैं उनमें से एक है ये। क्योंकि जब भी हम खाना तैयार करते हैं, उनका प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, जैसे ग्रेन्स हो गए, है ना, मील्स हो गई बहुत सारी, फिर जब उनको प्रोसेस किया जाता है, फिर जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है, और साथ ही जब कंज्यूम करा जाता है तो ये सारी चीज़ें फूड सिस्टम के अंदर आती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है एग्रीकल्चर अलोन, यानी खास तौर पे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, खेती की बात करें, तो अकेला अकाउंट फॉर यानी रिस्पॉन्सिबल होता है लगभग 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन का। यानी दुनिया भर में जितने भी एमिशन होते हैं उसका 30% एग्रीकल्चर से ही आता है, प्राइमरली थ्रू लाइव स्टॉक्स।
मुख्य रूप से लाइफ स्टॉक्स के थ्रू। लाइफ स्टॉक्स से क्या निकल के आता है, तो मीथेन। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं, तो जो हम जीव जंतु पालते हैं तो उनका जो डंग वगैरह होता है ना, उनसे उनसे भी बहुत ज़्यादा मीथेन गैस निकलता है, इमिट होता है इन्वायरमेंट के अंदर। फर्टिलाइजर से उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। एंड डिफॉरेस्टेशन फॉर फार्मिंग, और जो फार्मिंग यानी खेती के लिए जो डिफॉरेस्टेशन की जाती है, जो जंगलों की कटाई की जाती है, तो इन सब से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग एमिट्स, अब अलग अलग थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइफ स्टॉक की जो फार्मिंग होती है उससे क्या क्या निकलते हैं इसमें ना, लाइफ स्टॉक में क्या क्या आ गया है ना, जो मुर्गी पालन होता है, फिशिंग होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें करी जाती है इसके अंदर। तो ये एमिट करता है बड़े बड़े क्वांटिटीज़ ऑफ मीथेन को, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या निकलती है, मीथेन निकलती है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस है। एंड यूज़ करती है वास्ट अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड लैंड को, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी और लैंड का भी यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी हार्मफुल माना जाता है हमारी इन्वायरमेंट के लिए। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइवलीहुड के लिए, बट इसका एक अलग पर्सपेक्टिव है कि इससे क्या नेगेटिव चीज़ें होती हैं। फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है, चूँकि आप जानते हो फर्टिलाइजर्स, खाद जो होता है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है ना, किसी भी क्रॉप की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, लीड टू नाइट्रोजन पोल्यूशन। लेकिन इससे क्या होता है, पोल्यूशन काफ़ी मात्रा में निकलता है, अपसेटिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इससे क्या होता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, उसको ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर देता है, ख़राब कर देता है। फूड वेस्ट जनरेट्स, यानी जो फूड का अगर वेस्ट जो होता है, आपको पता ही होगा हमारी कंट्री के अंदर फूड बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट किया जाता है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा उसको प्रोड्यूस किया जाता है, और जब वो बच जाता है तो उसको वेस्ट के तौर पे फेंक दिया जाता है। तो ये अकेला जो फूड जनरेट करता है एडिशनल मीथेन एमिशन को, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मीथेन का एमिशन होता है। देखिए जितनी भी दलदली चीज़ें होती हैं, दलदली जो मार्शी लैंड्स होते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा मीथेन गैस का एमिशन होता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैसेज है, और जिससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। अगेन क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अनसस्टेनेबल फार्मिंग, यानी और अगर अनसस्टेनेबल फार्मिंग की जाती है तो वो क्या कर देता है, डिप्लीट सॉइल फर्टिलिटी। अगर आप खेती एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब आप फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना, पानी बहुत ज़्यादा ज़मीन से निकाल करके यूज़ कर रहे हो, तो उससे ग्राउंड वाटर भी काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट होता है, तो कम होता है। अनसस्टेनेबल फार्मिंग सॉइल फर्टिलिटी को कम कर देती है, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। शिफ्ट टू प्लांट बेस्ड डाइट्स, एक जो चेंज लाने का जो काम है, प्लांट बेस्ड डाइट्स, यानी ऐसे डाइट जो कि प्लांट से आते हैं। रिड्यूस्ड फूड वेस्ट, यानी ये कम करके, यानी फूड वेस्ट को कम करके, और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और ये सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या हो गया कि इकोलॉजी को भी हम ध्यान में रख के अपनी क्या करें, फार्मिंग को करें। एंड बेटर फूड इक्विटी, और साथ ही साथ अच्छे तरीके से फूड की जो इक्विटी है, इक्वली फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कैन सिग्निफिकेंटली, तो जो शिफ्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मिटिगेट, यानी कम कर सकता है किस चीज़ को, क्लाइमेट के इम्पैक्ट को। द गोल इज़ नॉट जस्ट फॉर फूड सिक्योरिटी, ये जो पर्पज़ है वो ना केवल फूड की सिक्योरिटी है। देखिए फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में ऐसी है जो अपनी बेसिक फूड को भी क्या अचीव नहीं कर पाते हैं, हासिल नहीं कर पाते हैं, एक टाइम का भोजन भी नहीं नसीब होती है उनको। तो इसका गोल क्या है, इन सारी चीज़ों से करने से क्या होगा, एक तो गोल फूड सिक्योरिटी तो हमें हासिल होगी, बट फूड जस्टिस, इससे फूड जस्टिस भी हमें मिलेगा। इंश्योरिंग न्यूट्रिशियस, फूड जस्टिस क्या हो गया, जिसमें आप न्यूट्रिशियस, अफोर्डेबल एंड इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फूड फॉर ऑल। फूड जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि पहले तो भोजन न्यूट्रिशियस हो, अफोर्डेबल हो, यानी सबको ये अफोर्ड कर सके, साथ ही साथ इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फूड फॉर ऑल, यानी इन्वायरमेंटली भी रिस्पॉन्सिबल हो, यानी इन्वायरमेंट को चेक एंड बैलेंस में रख के हमें फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हमें ऐसे फूड का फूड को ग्रो करना चाहिए जो इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, ताकि जो इन्वायरमेंट अभी के टाइम पे है वो आगे आने वाली जनरेशन को भी नसीब हो सके। ठीक है, तो यही मेन ओवरव्यू था फूड और उसके क्लाइमेट चेंज का जो रिलेशन होता है उसको लेकर के। चलिए आज के हम वोकैबुलरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आज का आर्टिकल ज़्यादा मतलब पढ़ने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और आर्टिकल में वोकैबुलरी ज़्यादा नहीं है, फिर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट वोकैब है उसको देख लेते हैं। सस्टेनेबल, इसका क्या मतलब होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखा जा सके, बचा करके रखा जा सके, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल। इको फ्रेंडली या ड्यूरेबल भी आप इसको कह सकते हैं। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, लंबे टाइम तक चलने वाला। आप इसको परसिस्टेंस भी कह सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये परसिस्टेंट है ना, एवर लास्टिंग, लंबे टाइम तक चलने वाला है ना, टिकाऊ है ना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। स्टार्क नेगेटिव वर्ड है एक। स्टार्क का मतलब सीवियर और बेयर इन अपीयरेंस, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो पहली बात तो सीवियर हो और साथ ही साथ बेयर हो अपीयरेंस में, यानी देखने में ही आपको अपसेट करने वाली हो, दैट इज कॉल्ड स्टार्क।
हार्श, ब्लीक या ग्रीन भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत अच्छे वर्ड ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिटिगेशन, मिटिगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना, है ना। जो भी हम मेजर्स उठाते हैं उसका पर्पज़ क्या होता है कि हम क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट कर सके। तो उसी से ये वर्ड बना मिटिगेशन, द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग लेस सीवियर, यानी किसी भी चीज़ का जो इम्पैक्ट है ना, उसकी जो सिवियरिटी है उसको कम कर देना, दैट इज़ कॉल्ड मिटिगेशन। रिडक्शन, एलिवेशन या रिलीफ भी इसको कहा जाता है। प्रैग्मेटिक बहुत अच्छा वर्ड है। प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक, है ना। रैशनल, समथिंग दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है, दैट इज़ कॉल्ड प्रैग्मेटिक। प्रैक्टिकल या वाइबल भी आप इसको कह सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। बहुत अच्छा ये एंड सिनोनिम है इसके लिए। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड बट नॉट प्लेनली एक्सप्रेस्ड, यानी समझ में तो आ रहा है कि कोई चीज़ है बट उसको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया, यानी छुपा हुआ है, दैट इज कॉल्ड। देखिए दो वर्ड होते हैं यहाँ पे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब छुपी हुई जो मीनिंग या अर्थ होता है किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। अंडरस्टूड, टैसिट और अनस्पोकन, यानी समझा जाने वाला। एंकर, पता होगा आपको कि शिप बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं उनको अगर वो उनको कोस्टल बाउंड्री पे लेकर के आया जाता है, अगर पोर्ट पे लेके आया जाता तो उनको रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े लोहे की चेन का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें एक एंकर लगा होता है जो उसको स्टेबल रखता है। तो यहाँ पे वर्ब की तरह से आर्टिकल में यूज़ हुआ एंकर का। टू फिक्स फॉर्मली और प्रोवाइड स्टेबिलिटी, बिल्कुल शिप में वो एंकर तभी इसीलिए लगाया जाता है ताकि उसको स्टेबिलिटी मिले। तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को फॉर्मली फिक्स करना या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठहराव प्रोवाइड करना। ग्राउंड, सिक्योर या फासन भी आप इसको कह सकते हैं। स्पर वर्ब होता है ये, इनकरेज और स्टिमुलेट एन एक्शन, यानी किसी भी एक्शन को क्या कर देना, इनकरेज करना या स्टिमुलेट करना या बढ़ा देना। मोटिवेट, इंस्पायर या प्रमोट भी आप इसको कह सकते हैं। प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, एक ऐसा स्टेटमेंट कि फ्यूचर में क्या होगा तो उसको फ्यूचर की बात को पहले ही बता देना, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। फॉरकास्ट, प्रोजेक्शन या प्रोग्नोसिस भी इसको कहते हैं। प्रोग्नोसिस क्या होता है, तो जब कोई बीमारी होती है उसका पहले से ही पता लगा लें, है ना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही था। चलिए हम आप अपने आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने अप्रोच का यूज़ करके हम अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जस्टिस इन फूड, यानी जस्टिस की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, कहाँ पे, फूड के अंदर, यानी खाने के ऊपर फूड जस्टिस की बात कर रहा है। जस्टिस इन फूड सिस्टम्स, जो फूड सिस्टम के अंदर जो जस्टिस है, जस्टिस कहाँ पे है, फूड सिस्टम के अंदर है। फूड सिस्टम क्या हो गया, तो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, कंजम्पशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे क्या हो गए, फूड सिस्टम के पार्ट हो गए। तो इसमें जो फूड सिस्टम में जो जस्टिस है इम्प्लाइज ना, वो इम्प्लाई करता है ट्रांजिशन को, यानी दिखाता है एक ऐसे ट्रांजिशन को, बदलाव को, टू हेल्दी अफोर्डेबल डाइट्स, जो कि कैसी हो, पहली बात तो हेल्दी हो और साथ ही साथ अफोर्डेबल हो, यानी ऐसी डाइट्स हो, डाइट पता ही होगा आपको, जो कि पहली बात तो हेल्दी हो और साथ ही साथ अफोर्डेबल भी हो। अफोर्डेबल क्या होता है, जिस चीज़ को आप अफोर्ड कर सको, है ना, खरीद सको, आपके लायक हो सके वो, है ना। बाई शोइंग दैट, दिखाते हुए, दैट की फूड अलोन ड्राइव्स, यानी फूड जो अकेला है वो ड्राइव यानी चलाता है 5 ऑफ द 6 ब्रीज्ड प्लानिटरी बाउंड्रीज, यानी 6 जो ब्रीज्ड प्लानिटरी बाउंड्रीज है, यानी प्लानट, हमारी जो अर्थ की हमारा जो प्लानट है उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं जिनको, मतलब ऐसे तो 9 है ना, ऐसे बाउंड्रीज 9 है जिनमें से अभी भी 3 सेफ हैं, बट 6 क्या हैं, 6 ऐसी हैं जिनका उल्लंघन किया जा चुका है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, है ना, इसमें 9 में से क्या आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हो गया या फिर ओजोन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। या फिर आप देखोगे इसी आर्टिकल में बात करेगा बायो जियो केमिकल फ्लोज की भी बात करेगा। तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं, तो उनमें से 6 को क्लाइमेट चेंज उन्हीं में से एक है, उनमें से 6 में से 5 को फूड अकेला ड्राइव करता है, उसको चलाने का कारण बनता है। एंड और अबाउट 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और क्या किस चीज़ को ड्राइव करता है, आगे लेके जाता है 30% को, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन का पूरी दुनिया भर में, यानी फूड से इतना सब कुछ होता है। द न्यू EAT लैंसेट कमीशन, यानी जो नया ईट लैंसेट का जो कमीशन है ऑन हेल्दी, किस चीज़ को लेकर के आया है, हेल्दी, सस्टेनेबल एंड जस्ट फूड सिस्टम, यानी एक ऐसा फूड सिस्टम जो कि पहली बात तो हेल्दी हो, स्वास्थ्यिक हो, सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो और साथ ही साथ अच्छा हो, जस्ट हो, ऐसा फूड सिस्टम रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट नया आया है, शो दिखाता है, क्या दिखाता है, शोज़ हाउ, किस तरीके से फूड सिस्टम्स आर एट द सेंटर, की जो फूड सिस्टम्स हैं, हमने फूड सिस्टम का मतलब देख लिया है,
वो क्या है, सेंटर पे हैं, केंद्र पे हैं, जो कि है ऑफ द ओवरलैपिंग, यानी उस ओवरलैप करने का, एक पर एक आने का, जो कि है क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, वाटर एंड पॉल्यूशन क्राइसिस, यानी इनमें ओवरलैप करता है, यानी लगभग फूड की वजह से ये सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इस लाइन का यही मतलब है। फूड्स फ्रॉम एनिमल्स अकाउंट फॉर, यानी जो फूड्स निकल करके आते हैं एनिमल्स से, यानी लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अकाउंट फॉर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम फॉर मोस्ट एग्रीकल्चर एमिशंस, यानी ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर इमिशंस होती हैं ना, जो कृषि से जो इमिशंस निकल रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट के अंदर, तो जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वेयर जबकि द ग्रेन्स डोमिनेट, जो ग्रेन्स हैं ना, ग्रेन्स का मतलब अनाज वगैरह जो होते हैं, डोमिनेट करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड वाटर यूज़ में, यानी यहाँ पे इनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओनली कंबाइंड एक्शन, केवल एक मिला जुला एक्शन जो है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हो कट्स टू फूड लॉस, फूड वेस्टेज को कट करना है ना, फूड जो वेस्ट करते हैं हम उसको, उसमें कट शामिल है। इन्हांस्ड एंड ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटी गेंस, यानी बढ़ी हुई और साथ ही साथ ड्यूरेबल, टिकाऊ प्रोडक्टिविटी की गेंस को, यानी ऐसी गेंस, ऐसे फ़ायदे जो कि पहली बात तो बढ़ी हुई हों और ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो, यानी सस्टेनेबल हो। एंड डाइटरी चेंजेस, और इनमें क्या शामिल है, डाइटरी के अंदर चेंजेस भी। डाइटरी क्या होते हैं, तो जो हमारा जो और आपका खाने का जो पैटर्न होता है, जो डाइट होता है कि हम किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं, तो उनके अंदर ये भी शामिल है। कैन रिवर्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये जो कंबाइंड एक्शन है जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं, कैन रिवर्स, वो ठीक कर सकती है किस चीज़ को, दीज ट्रेंड्स, यानी इन पैटर्न्स को, है ना, तो इनसे ठीक हो सकता है। द प्रेडिक्शन ऑन बायोजियोकेमिकल फ्लोज, यानी जो प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है किस चीज़ को लेकर के, बायोजियोकेमिकल फ्लोज को लेकर के। बायोजियोकेमिकल फ्लोज क्या होते हैं, तो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, यहाँ पे बात करा था ना, एंड वाटर यूज़, यानी जो गैसेज हम जब, है ना, हमें जब फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ही ध्यान रखा जाता है ताकि इनकी कमी ना हो। तो ये क्या होते हैं, बायोजियोकेमिकल फ्लोज एज स्टार्क। तो ये जो प्रेडिक्शन है इसका, वो काफ़ी स्टार्क है, काफ़ी भयावह है, या फिर काफ़ी अपसेटिंग है। करंट एग्रीकल्चर लीव्स, यानी हाल ही की जो प्रैक्टिस की जाती है, यानी कृषि जो है, लीव्स वो छोड़ देती है अ ग्लोबल नाइट्रोजन सरप्लस को, यानी दुनिया भर में होने वाले नाइट्रोजन के अंदर अधिकता को या सरप्लस को, मोर दैन ट्वाइस, 2 गुने से भी ज़्यादा, इन एक्सेस ऑफ द सेफ लिमिट, यानी इसकी जो सेफ लिमिट है उसकी एक्सेस में 2 गुने से भी ज़्यादा सरप्लस को छोड़ देती है ग्लोबल नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो। इफिशियंसी गेन्स लेफ्ट अनकरेक्टेड बाय गुड पॉलिसी, यानी इफिशियंसी की जो फ़ायदे आते हैं जहाँ पे अनकरेक्टेड बाय, जिनको सही गलत कर दिया जाता है गुड पॉलिसी के द्वारा, मतलब इनको गलत तरीके से दिखाया जाता है अच्छी पॉलिसी के द्वारा, कैन ऑल्सो स्पर, तो ये भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मोर आउटपुट, यानी आउटपुट को तो बढ़ा सकते हैं, यानी जब भी हम फसल लगाते हैं तो उसको जो ईल्ड निकलती है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। देन इरेजेस इन्वायरमेंटल सेविंग्स, जो कि क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं इन्वायरमेंटल की सेविंग्स को, यानी हमारा जो एफिशिएंसी गेन करने का ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के जो पैटर्न्स हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है ना, वाटर को ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनसे इन्वायरमेंट को तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हाँ, इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ जाती है। द कमीशन इज़ प्रैग्मेटिक, यानी जो कमीशन है ना, इज़ प्रैग्मेटिक, वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, टू भी एक्नॉलेज करते हुए, स्वीकार करते हुए दैट की, और रिस्पॉन्स कंबाइनिंग एवरीथिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स, एक ऐसा जवाब जो कि कंबाइन करता हो हर एक चीज़ को, फ्रॉम डाइटरी चेंजेस, यानी डाइटरी चेंजेस से लेकर के टू एमिशन मिटिगेशन तक, यानी एमिशन को कम करने तक, वुड स्टिल ओनली बेयरली, यानी वो अभी भी केवल ना के बराबर रिटर्न करेगा, है ना, वुड किस चीज़ को, द वर्ल्ड्स फूड सिस्टम्स को, कहाँ पे, सेफ्टी के तरफ, है ना, सेफ्टी की तरफ वो लेकर के आएगा। तो ये कह रहा है ये कमीशन विज़ अगर इस रिलेशन में देखें तो जो है क्लाइमेट एंड फ्रेश वाटर की क्राइसिस का, यानी क्लाइमेट के अंदर और फ्रेश वाटर की जो क्राइसिस है, इनकी जो डिप्लीशन हो रही है, और ये कब तक देखना है इसको, मिड सेंचुरी तक, यानी इस ये कह रहा है, इस लाइन का मतलब यही है कि एक्नॉलेज करने का जो काम है एक रिस्पॉन्स को जिसमें सब कुछ शामिल हो, फ्रॉम डाइटरी चेंजेस से लेकर के एमिशन मिटिगेशन तक। तो ये जो एक्नॉलेज करने का काम है, ये केवल क्या करेगा, ना के बराबर ही रिटर्न करेगा, वापस करेगा वर्ल्ड के फूड सिस्टम को सेफ्टी की तरफ, यानी इससे सेफ्टी आने के चांसेस कम है। अगर हम रिलेशन जोड़ करके देखें क्लाइमेट और फ्रेश वाटर के क्राइसिस का, यानी क्लाइमेट और फ्रेश वाटर के अंदर जो क्राइसिस है उसको जोड़ करके देखें, कब तक, मिड सेंचुरी तक। द प्रेशर ऑन न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी, यानी जो प्रेशर है, दबाव है, किसके ऊपर है, वो है न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी को लेकर के, यानी न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाए इसको लेकर के, विल रिमेन, ये अभी भी बना हुआ है, यानी न्यूट्रिशियस फूड का क्या, ये भी क्वेश्चन है,
इट डज मेक वन क्वेश्चनेबल अजम्पशन। यह क्या करता है, यह बनाता है एक ऐसे एजम्पशन को जो कि क्वेश्चनेबल है, जिसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। क्या जैसा एजम्पशन, एक ऐसी गणना जिसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, दैट की जीडीपी विल ग्रो 127%, जो जीडीपी है वो इतने से बढ़ जाएगी इन 30 ईयर्स, यानी 30 सालों के अंदर। वेयर है, जबकि पॉलिसी शुड फोकस ऑन, जो पॉलिसी है उसको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, लोअर ग्रोथ के ऊपर, यानी जो ग्रोथ कम हो रही है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड वर्स क्लाइमेट शॉक्स, और किस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्लाइमेट के वजह से जो शॉक्स आते हैं, जो झटके मिलते हैं बार बार, और वो जो कि बहुत ही ख़राब है, तो उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अगर इस रिपोर्ट के हम हिसाब से देखें, इंडिया मेंटेन्स अ सीरियल हैवी डाइट, यानी जो इंडिया है मेंटेन करता है, संभालता है या मैनेज करता है सीरियल हैवी डाइट को, यानी हमारी कंट्री में देखा जाए तो ऐसी डाइट लोग लेते हैं जो सीरियल हैवी होती है, जिसमें सीरियल यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनका ज़्यादा वेटेज होता है। वाइल मीटिंग, जबकि मीट करने का जो काम है, अचीव करने का जो काम है, उन बेंचमार्क्स का मतलब उन स्टैंडर्ड्स को, मापदंडों को बाय 2050, यानी यहाँ तक 2050 तक इंटेल्स, तो ये जो मीट करने का काम है इन बेंचमार्क्स को, वो ज़रूरी बना देता है किस चीज़ को, मोर वेजिटेबल्स को, और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, और साथ ही साथ नट्स को, एंड लेग्यूम्स को। लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो दाल वगैरह होती है उनको लेग्यूम्स कहा जाता है। विच कुड रेज, जो कि बढ़ा सकता है, यानी अगर ये काम आपको 2050 तक करना है ना, ये जो बेंचमार्क सेट किए गए हैं इस कमीशन के अंदर, अगर उसको अचीव करना है, तो विच कुड रेज जो कि बढ़ा सकता है एवरेज कंजम्पशन प्राइस को, यानी कंज्यूमर है ना, हमारी कंट्री के अंदर जो भी कंज्यूमर है ना, जो भी फूड को कंज्यूम करते हैं, तो उनका जो एक एवरेज औसतन प्राइस है फूड का, कि वो कितना अपने पैसे को खर्च करते हैं फूड के ऊपर, तो उस चीज़ को बढ़ा सकता है। अफोर्डेबिलिटी इज ऑलरेडी फ्रेजाइल, जो अफोर्ड करने की एबिलिटी है, यानी लोगों की जो क्षमता है अफोर्ड करने की फूड को, वो पहले से ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इन एरियाज़, उन एरियाज़ में, उन इलाकों में, दैट इम्पोर्ट, जो कि मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, मेनी ऑफ दीज फूड्स, यानी इनमें से कई सारे फूड्स को। यदि अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पे ग्रो किया जाता है उस फूड को, वहाँ पे तो चीज़ें सस्ती होती हैं, बट ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इनको इंपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी काफ़ी फ्रेजाइल होती है, लीविंग कंज्यूमर्स एक्सपोज टू प्राइस शॉक्स, छोड़ते हुए जो कंज्यूमर्स हैं एक्सपोज, यानी एक्सपोज का मतलब वनरेबल, कमज़ोर टू प्राइस शॉक्स, यानी काफ़ी वीक हो जाता है। अगर प्राइस का शॉक आया तो उनकी लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट थिंग इन टू एवरी वंस लाइफ। जस्टिस दस इम्प्लाइज, जस्टिस इस प्रकार से इसका मतलब हो जाता है और ट्रांजिशन, एक ऐसा बदलाव, ट्रांजिशन टुवर्ड्स हेल्दियर, जो कि किसके तरफ हो, हेल्दियर, और भी ज़्यादा हेल्दी, मोर डाइवर्स डाइट्स, और भी ज़्यादा डाइवर्स है ना, और भी ज़्यादा फैले हुए डाइट्स की तरफ हो, वाइल कीपिंग प्राइसेस, साथ ही साथ कीप यानी रखना किसी चीज़ को, प्राइसेस को इन चेक में। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हाँ, अगर आप, हमारा जो फूड का पैटर्न है वो हेल्दियर और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, लेकिन प्राइस को भी हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो ये जस्टिस का मतलब यही होता है यहाँ पे, अगर आप समझना चाहें तो मेन यही लाइन है इस पूरे आर्टिकल का। बट चेंजिंग डाइट्स मे नॉट ऑलवेज बी डिज़ायरेबल, लेकिन बदलने का जो काम है किसी चीज़ को, डाइट्स को, खाने को, मे नॉट ऑलवेज, वो हमेशा से नहीं हो सकता है, बी डिज़ायरेबल, यानी ऐसा नहीं है कि ये डिज़ायरेबल है, लोग करना चाहें इस चीज़ को। प्रेफरेंसेस आर एंकर्ड इन रिलीजन, जो प्रेफरेंसेस होते हैं, वरीयता जो होती है, किस चीज़ को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं खाने में, आर एंकर्ड, उनको सपोर्ट दिया जाता है इन रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, एंड साथ ही साथ कन्वीनियंस के हिसाब से भी, यानी सुविधा के हिसाब से भी, कि हाँ ये एक्सेसिबल है भी कि नहीं है ये फूड, एंड अननेसेसिटी, और ज़रूरत के हिसाब से भी, विज़ अगर हम रिलेशन बना करके देखें मिड डे मील्स का, यानी हमारी कंट्री के अंदर जो मिड डे मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, इन सब से भी जोड़ कर रखें हम देखें। एंड प्रोक्योरमेंट कमिटमेंट्स, यानी सरकार के द्वारा जो अनाज को खरीदने की जो कमिटमेंट्स है, अगर और पता ही है आपको कि सरकार जब इस अनाज को खरीदती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है पीडीएस सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, तो लोग तो वही खाएंगे ना जो उनको मिलेगा, है ना, मिड डे मील में जो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से जोड़ करके देखा जा सकता है डाइट को, अगर आप चेंज करने की बात करते हैं तो। रादर दैन अ डाइट फर्स्ट स्ट्रैटेजी, बजाय कि एक डाइट को पहले रखी जाए ऐसी स्ट्रैटेजी, मतलब डाइट को वरीयता दिया जाए ऐसी स्ट्रैटेजी के, देन तब क्या कर सकते हैं, न्यू स्टैंडर्ड्स कैन कट हार्मफुल इनपुट्स, जो नए स्टैंडर्ड्स हैं, जो नए बेंचमार्क सेट किए जा रहे हैं, वो हार्मफुल इनपुट्स को कम कर सकते हैं, यानी वाटर का डिप्लीशन अगर ज़्यादा होता है, फर्टिलाइजर को जो यूज़ होता है ना, तो इस चीज़ को ये कम कर सकते हैं। फिजिकल मेजर्स, यानी सरकार के द्वारा फाइनेंशियल जो मेजर्स यानी स्टेप्स लिए जाते हैं, कैन मेक मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स, वो क्या कर सकते हैं, वो कैन मेक मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स चीपर, यानी वो बना सकते हैं कम तरीके से प्रोसेस्ड फूड को और भी ज़्यादा सस्ता,
एंड प्रोक्योरमेंट, और जो खरीदने का काम है, कैन नॉर्मलाइज, वो भी नॉर्मलाइज यानी साधारण बना सकता है, रीजनली फेमिलियर, एंड प्रोक्योरमेंट कैन नॉर्मलाइज रीजनली फेमिलियर मोर अफोर्डेबल डिशेज। यानी पहली बात तो फेमिलियर डिशेज, रीजनली जो फेमिलियर डिशेस एंड अफोर्डेबल, और भी ज़्यादा अफोर्डेबल डिशेस को ये बना सकता है कि अगर सरकार भी ऐसे डिशेस को खरीदना शुरू कर दे, मतलब अगर प्रोक्योरमेंट अगर इनका भी होने लगे तो उससे डिशेस भी क्या हो जा सकते हैं, अफोर्डेबल हो सकते हैं। इवन देन यहाँ तक कि तभी भी सप्लाई साइड रिफॉर्म, यानी सप्लाई साइड के तरफ से जो रिफॉर्म है, परिवर्तन है, इज़ एसेंशियल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मतलब किस चीज़ की सप्लाई हो रही है, टू ओवरकम, ताकि ओवरकम किया जा सके वाटर स्ट्रेस से। यानी वाटर स्ट्रेस का मतलब जो वाटर का डिप्लेशन हो रहा है उससे, डिग्रेडेड सॉइल से, इस चीज़ से भी ओवरकम किया जा सकता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है इस चीज़ से भी। एंड फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, और फॉसिल फ्यूल के अंदर के ऊपर जो डिपेंडेंस है उस चीज़ से भी क्या किया जा सकता है, उस चीज़ से भी ओवरकम किया जा सकता है इन कोल्ड चेन, एंड उस कोल्ड चेन में, और ऐसी चेन में जो कि काफ़ी इंटरकनेक्टेड है एंड प्रोसेसिंग में, है ना। इंडिया ऑल्सो नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है टू मूव अवे, कि वो दूर हटे फ्रॉम इम्प्लिसिट, किस चीज़ से, उस छुपे हुए ओपन एंडेड इंटेंसिव से, है ना। कहाँ से हटे ये, इम्प्लिसिट यानी छुपा हुआ, और जो ओपन एंडेड इंसेंटिव्स हैं, फ़ायदे हैं, टू एक्सट्रैक्ट, ताकि एक्सट्रैक्ट कर सके किसी ग्राउंड वाटर को, ठीक है। आगे देखें, फाइनली अंततः द कमीशन आइडेंटिफाई, जो कमीशन है वो पहचान करता है मार्केट कॉन्सेंट्रेशन को, कि मार्केट का कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके का है, इस चीज़ की पहचान करता है। वीक इंसेंटिव, यानी जो बहुत ही वीक इंसेंटिव्स होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग लेबर एंड इकोलॉजिकल हार्म, यानी लेबर और इकोलॉजिकल हार्म को लेकर के जो वीक इंसेंटिव्स होता है इसको भी डिफाई करता है। एंड अनड्यू कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस, और जो बाकी का जो क्या है, कॉरपोरेट का जो इन्फ्लुएंस है एज फैक्टर्स के तौर पे, दैट कुड स्टॉल चेंज, जो कि रोक सकते हैं किस चीज़ को, चेंज को। जस्टिस ऑन द अदर हैंड, जस्टिस जो कि दूसरी तरफ डिमांड, वो डिमांड करता है स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव बार्गेनिंग को, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव बार्गेनिंग आए बाई वर्कर्स के द्वारा, एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स के द्वारा, एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंटेशन इन रेगुलरिटी प्रोसेसेस, और कंज्यूमर का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए रेगुलरिटी इन रेगुलरिटी प्रोसेसेस में के अंदर, है ना। जो रेगुलर जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा बनाई जाती है वहाँ पे कंज्यूमर का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनके भी मत को या उनके भी बातों को ध्यान में रखा जाए। दीज मतलब जो भी इनके है ना रीजन वाइज जो फूड पैटर्न है उसको भी ध्यान में रखा जाए। दीज सेफगार्ड्स आर पार्शियल एट बेस्ट टुडे, ये जो सेफगार्ड्स हैं ना, सुरक्षाएं जो दी जा रही हैं, आर पार्शियल, वो आंशिक हैं एट बेस्ट टुडे, आज के टाइम पे, एंड नीड टू बिकम गारंटेड इन प्रैक्टिस, और ज़रूरत है इनको कि ये गारंटेड हो ताकि इनकी प्रैक्टिस की जा सके, कि अगर जो भी आप गाइडलाइंस लेकर के आते हो उसको सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट करो, गारंटी लो आप, ताकि उसको सही तरीके से प्रैक्टिस किया जा सके, ठीक है। तो ये है आज का आर्टिकल हमारा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। यानी अगर आपको किसी बच्चे को इस आर्टिकल को समझाना हो तो कौन सी बात आप इसमें ऐसी बात कहोगे जिससे वो बच्चा भी इस आर्टिकल को पूरा समझ जाएगा कि हाँ बेसिकली इसका मतलब क्या है। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स, यानी जो एड्रेस करने का काम है क्लाइमेट चेंज को, उसके लिए ज़रूरी है कटिंग डाउन इंडस्ट्रियल एमिशन, नॉट फूड रिफॉर्म, नहीं इसकी बात नहीं करी थी। शिफ्ट करना टुवर्ड्स हेल्दी सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल डाइट्स, ये शिफ्ट करना है पहली बात तो हेल्दी सस्टेनेबल एंड साथ ही साथ अफोर्डेबल डाइट्स की तरफ, इस की टू इन्वायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस। बिल्कुल अफोर्डेबल डाइट की इसलिए बात करा था ताकि सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जा सके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द मेंशन ऑन इंडिया सीरियल हैवी डाइट सर्व्स टू हाईलाइट, यानी क्यों इसका मेंशन किया गया था इंडिया का। अ ट्रेडिशनल कल्चर प्रेफरेंस दैट अलाइन विद क्लाइमेट गोल्स, एन इकोनॉमिक एडवांटेज है ना, ये नहीं होगा। द गवर्नमेंट सक्सेस इन अचीविंग सेल्फ एफिशिएंसी, ये भी नहीं होगा। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस दैट अंडरमाइंस फूड जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ऐसा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस जो कि कमज़ोर कर देता है फूड के जस्टिस को और सस्टेनेबिलिटी को भी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट द सक्सेस ऑफ फ्यूचर फूड रिफॉर्म, फूड रिफॉर्म फ्यूचर में जो फूड रिफॉर्म्स होने वाले हैं उनके सक्सेस के लिए ऑथर क्या इम्प्लाई, क्या बताते हैं। दे विल बी इफेक्टिव ओनली इफ सपोर्टेड बाय equitable economic and social measures, they depend mainly on international funding, ये नहीं होगा हमारा आंसर। They are unlikely to impact climate change significantly, ये भी नहीं होगा।
और फिर फोर्थ ऑप्शन, दे शुड अवॉइड चेंजिंग पीपल्स डाइटरी हैबिट। नो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे विल बी इफेक्टेड, दे विल बी इफेक्टिव, या असरदार तभी होंगे इफ सपोर्टेड बाय इक्विटेबल इकोनॉमिक एंड सोशल मेजर, यानी पैसे का ध्यान रख करके और सोशल जस्टिस का ध्यान रख के अगर आप इसको करते हो तभी जा करके आप इसको इंश्योर कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। वीडियो को अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हम धीरे धीरे क्या करते हैं, ऐसे धीरे धीरे हम अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।